वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी राजस्व के बारे में। राजस्व के विषय वस्तु, क्षेत्र व उसका महत्व। इससे पहले मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके बारे में मैंने राजस्व के अर्थ, परिभाषा व उसके प्रकार के बारे में बताया था। यह राजस्व का सेकेंड पार्ट है। अगर आपको राजस्व को डिटेल में जानना है तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दिया हुआ है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पहले राजस्व के मीनिंग या अर्थ को देख लेंगे। उसके बाद हम राजस्व के विषय वस्तु के और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं। तो पब्लिक, इसका पहले हम अर्थ देखेंगे। अर्थ तो राजस्व को संस्कृत भाषा का शब्द है। राजस्व संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो अक्षरों से मिलकर बना है। राजन धन स्व, राजन धन स्व यानी कि राजा का धन। ठीक है, ये उसका संस्कृत वर्ड का अक्षर है। लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टि से क्या कहते हैं? राजनीतिक दृष्टि से इसे सरकार या मुखिया का धन कहते हैं। राजस्व को सरकार या मुखिया का धन। तो अब आप इस प्रकार अंदाजा लगाइए कि भारत की जो सरकार है वही हमारी मुखिया है। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार या मुखिया के धन को हम राजस्व कहते हैं। अब देखेंगे, इस प्रकार सरकार के आय व व्यय के अध्ययन को राजस्व कहते हैं। यानी कि जो सरकार कमाती है, जो आय का साधन है, और जो सरकार व्यय या खर्च करती है, उसके अध्ययन को ही हम राजस्व कहते हैं। ठीक है, अब आपको वीडियो समझ में आएगी। अब हम इसके विषय वस्तु को देखेंगे। विषय सामग्री और क्षेत्र क्या है राजस्व का। तो राजस्व के विषय सामग्री एवं क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इससे स्टार्ट करते हैं। राजस्व की विषय सामग्री तो व्यापक है, लेकिन उसको निम्न 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि इस राजस्व की विषय सामग्री बहुत अधिक है, लेकिन इसको अध्ययन के लिए 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका सार्वजनिक आय। यानी कि इसका सबसे जो फर्स्ट है वो है सार्वजनिक आय। इसके अंतर्गत क्या होता है? राजस्व के इस भाग में सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों, यानी राजस्व के इस भाग में सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों, कर भारों, कर पद्धतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सरकार के जो आय के जो स्रोत हैं, कर आय व गैर कर आय, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यानी सरकार को जो आय होती है, आय के जो साधन है, उसी का अध्ययन सार्वजनिक आय के अंतर्गत किया जाता है। और जो जिस वीडियो में मैंने बताया था उसमें डिटेल में सार्वजनिक आय के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, और सेकंड है इसका सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय यानी कि इसमें सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया जाता है। सार्वजनिक व्यय में सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया जाता है एवं उन समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर सरकार अपनी आय को विभिन्न मदों पर व्यय करती है। यानी कि सार्वजनिक व्यय में क्या है? व्यय का मतलब खर्च करना। उसकी जो आय है वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, जिनके आधार पर सरकार अपनी आय को विभिन्न मदों पर व्यय करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार व्यय करने के लिए बजट बनाती है। यानी कि उसे कहाँ कहाँ कितना पैसे खर्च करने हैं, किन किन चीज़ों में, उसके लिए वो बजट बनाती है। इसे ही हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण यानी कि जब सरकार को आय से अधिक व्यय करना होता है, यानी कि सरकार की आय कम है और अधिक खर्च करना है, तो वह ऋण लेती है। ठीक है, राजस्व में ऋणों व उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक ऋण में अध्ययन किया जाता है। ऋण आंतरिक व बाह्य दोनों स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि ऋण कहीं से भी लिए जा सकते हैं, या देश के अंदर से लिए जा सकते हैं, या देश विदेशों से भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वित्तीय प्रशासन। यानी कि इसमें वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध अध्ययन किया जाता है। बजट के निर्माण व प्रशासन का लेखा परीक्षण का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि धन, रुपये, पैसे से जो भी प्रशासन में धन या रुपये से जो भी कार्य किए जाते हैं, उसी को वित्तीय प्रशासन में उसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक अस्थायित्व। आर्थिक अस्थायित्व, इसका क्या तात्पर्य है? राजस्व के इस भाग के अंतर्गत देश में आर्थिक अस्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राजस्व के इस भाग के अंतर्गत देश में आर्थिक अस्थायित्व, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में अस्थायित्व हो,
विकास हो लाने के लिए राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम आर्थिक अस्थायित्व कहते हैं। राजस्व के महत्व। अब हम देखेंगे, हमने राजस्व के विषय सामग्री देख ली जो 5 थे। अब हम देखेंगे राजस्व का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले है राज्य के बढ़ते कार्य एवं दायित्व। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है राज्य के बढ़ते कार्य एवं दायित्व, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का इम्पोर्टेंस मतलब क्या है। तो राज्य के बढ़ते कार्य एवं दायित्व, हमें राजस्व, सरकार को राजस्व क्यों लेना चाहिए, आखिर क्या कारण है राजस्व लेने का, अधिक राजस्व लेने का? तो सबसे पहला कारण है राजस्व के बढ़ते कार्य एवं दायित्व, यानी कि वर्तमान में सरकार को विकास के लिए बहुआयामी कार्य संपादित करने पड़ते हैं, जैसे परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि। यानी कि सरकार को देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए राजस्व लेना आवश्यक होता है या महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आया होगा कि विकास कार्यों को संपादित करने के लिए राजस्व लिया जाता है और राजस्व का बहुत बड़ा महत्व है। अब है दूसरा, इसका है आर्थिक विकास में सहायक। राजस्व क्यों है आर्थिक विकास में सहायक है, वो कैसे देखेंगे। अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए राजस्व का निर्णायक भूमिका होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो देश विकसित नहीं है, विकासशील हैं, तो उनको अपने विकसित होने के लिए धन चाहिए, और धन कैसे प्राप्त होगा? राजस्व के द्वारा, लोग जो आय टैक्स देते हैं उनके द्वारा। इसीलिए राजस्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आर्थिक विकास में सहायक भी है। ठीक है, अर्धविकसित देशों में। नेक्स्ट है उत्पादन व उपभोग में सहायक। उत्पादन व उपभोग में सहायक यह किस तरह है वो भी देखेंगे। राजस्व सिद्धांतों की सहायता से सरकार कर प्रणाली और सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन उपभोग में वृद्धि हो। यानी कि सरकार अपने व्यय को इस प्रकार से व्यवस्थित करती है, बांटती है कि आवश्यक वस्तुओं में को अधिक उत्पादन किया जा सके और वो उपभोग में भी वृद्धि हो, यानी कि उत्पादन भी अधिक हो और उसका उपयोग भी अधिक से अधिक किया जा सके और अधिक से अधिक किया जा सके। उसके बाद हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके, यानी कि जो वस्तुएं हानिकारक हैं उसके उत्पादन को कम किया जा सके और उपभोग को भी रोका जा सके, यानी कि उसको तोड़ दिया जा सके। ठीक है, चौथा है आर्थिक असमानता दूर करने में सहायक। अब ये किस प्रकार है आर्थिक असमानता दूर करने में? तो मान लीजिए राजस्व के अंतर्गत सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली, राजस्व के अंतर्गत सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी कि जो धनी वर्ग पर ऊंचा और गरीब वर्ग पर कम कर सहारा लेती है, यानी कि आर्थिक असमानता, यानी धनी वर्ग से अधिक धन लेती है, राजस्व लेती है, और गरीब वर्ग से कम, यानी कि उसकी आय के अकॉर्डिंग यदि आपकी आय अधिक है तो आपसे अधिक राजस्व वसूला जाएगा, यदि आपकी आय कम है तो आपसे कम राजस्व वसूला जाएगा। तो आर्थिक असमानता दूर करने में सहायक है राजस्व। ठीक है, क्योंकि जो अधिक धन कमाते हैं उनसे अधिक राजस्व लिया जाएगा तो वो ज़्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे, और जो कम धन कमाते हैं उनसे भी कम राजस्व लिया जाएगा जिससे वो गरीब नहीं होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि में सहायक। ये किस प्रकार है राजस्व राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक कैसे हैं? मान लीजिए राजस्व की नीतियां देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि में सहायक हैं, यानी कि कर प्रणाली द्वारा देश में बचत व विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मान लीजिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हो गई? यदि किसी को टैक्स देना है तो वो अपने जरूरत की चीजों को खर्च करेगा, टैक्स भी देगा, उसके बाद अपने लिए कुछ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, वो अपने पैसे भी बचाएगा और जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार राजस्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा है रोजगार वृद्धि में सहायक, यानी कि राजस्व द्वारा जब देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तब अतिरिक्त रोजगार के अवसर का विस्तार होता है, यानी कि राजस्व के द्वारा सरकार नए नए स्कीमें लाती है और नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है राजस्व के द्वारा। सातवां है आर्थिक नियोजन में निर्णायक भूमिका। आर्थिक नियोजन में निर्णायक भूमिका, यानी कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति सीमित संसाधनों द्वारा करने की रीति
रणनीति बनाए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने पूर्व निश्चित कोई उद्देश्य बनाया और उसकी पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों द्वारा करने की रणनीति बनाई जाती है। यानी कि आपने कोई निश्चित उद्देश्य बनाया है और उसको सीमित संसाधनों में ही आपने पूर्ण करने की रणनीति बनाई है। इसी से आर्थिक नियोजन होता है। और जब आर्थिक नियोजन होता है देश में, तो आर्थिक नियोजन होता है तो इससे राजस्व में निर्णायक भूमिका होती है, राजस्व बढ़ता है हमारे देश का। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक क्षेत्र में महत्व, यानी कि सार्वजनिक व्यय से गरीब, असहाय एवं श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि और पिछड़े वर्ग की उन्नति की जा सकती है। यह कैसे संभव है? यानी कि सरकार जो व्यय करती है वो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, वो सामाजिक व्यय में गरीब असहाय को मदद भी करती है, जिससे सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्व होता है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्व होता है, वो विकास की ओर बढ़ती है। इस प्रकार राजस्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्व का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी कि राजस्व हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए, किसी अन्य देश के लिए भी। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।